नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपुरोहित और आज इस वीडियो में बेसिकली हम कंपेयर करने वाले हैं अमेजोन FBA को और अमेजोन सेलर फ्लेक्स को। दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि जब हम अमेजोन पे सेलिंग करते हैं तो हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, हम सेलर फ्लेक्स में जो है वो ऑप्ट इन करें या फिर अमेजोन FBA के थ्रू जो है वो अपने प्रोडक्ट्स सेल करें। तो बेसिकली हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे पॉइंट्स के थ्रू कि भी अमेजोन FBA या अमेजोन सेलर फ्लेक्स के जो है वो क्या बेनिफिट्स है, क्या इसके जो है वो ड्रॉबैक्स है और अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो है वो हमें कौन सा चूज करना चाहिए। तो कंपैरिजन की अगर पहले पॉइंट की बात करें कि भाई फीस स्ट्रक्चर या फिर कमीशन जो है वो दोनों का क्या रहता है, तो दोनों का लगभग सेम सा ही फीस स्ट्रक्चर या कमीशन है। थोड़ा बहुत जो है वो 19-21 का फर्क है। मेन जो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें ना, रेफरल फीस जो है वो सेम ही रहने वाली है दोनों के अंदर। तो अगर हम फिक्स क्लोजिंग फीस की बात करें ना, तो FBA और सेलर फ्लेक्स में फिक्स क्लोजिंग फीस में फर्क आ जाता है। अगर हम यहाँ पे चार्ट देखें ना, तो 0 से 250 रुपये तक के अगर हमारे प्रोडक्ट रहते हैं, FBA में जो है वो 25 रुपये अपने फिक्स क्लोजिंग फीस लगती है, लेकिन सेलर फ्लेक्स में जो है वो 8 रुपये लगते हैं यहाँ पे। वहीं अगर 251 रुपये से 500 रुपये तक के अपने प्रोडक्ट है तो वहाँ पे सेलर फ्लेक्स में 12 रुपये अपने फिक्स क्लोजिंग फीस लगती है और FBA में जो है वो 20 रुपये लगते हैं। वहीं पे अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे जो है वो FBA की फीस कम हो जाती है 500 रुपये से आगे, और सेलर फ्लेक्स की फीस जो है फिक्स क्लोजिंग फीस वो ज़्यादा हो जाती है। तो अब ये डिपेंड करता है कि भाई हम किस टाइप के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या कौन से प्राइस रेंज में जो है वो हमारे प्रोडक्ट आते हैं। तो उसके हिसाब से हम फिर डिसाइड करेंगे कि भाई हमारे प्रोडक्ट जो है वो FBA में ज़्यादा फीस लग रही है कि भाई सेलर फ्लेक्स में जो है वो ज़्यादा फीस लग रही है। फिक्स क्लोजिंग फीस की बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हमारे सस्ते प्रोडक्ट है, मान लीजिए 199 या 299, मतलब 200 रुपये 300 रुपये तक के अगर अपने प्रोडक्ट है तो डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए 10-15 रुपये का फ़र्क आ जाता है, तो वो मैटर करता है अगर हमारे लो वैल्यू के प्रोडक्ट है। तो अगर हमारी ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट है, मान लीजिए 1000, 2000, 3000 के प्रोडक्ट है, तो परसेंटेज के हिसाब से जो है वो ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे सेलर फ्लेक्स में और FBA में आता नहीं है। अब अगर उसके बाद में हम बात करें ना वेट हैंडलिंग फीस की, वेट हैंडलिंग फीस बेसिकली कोरियर चार्जेस होते हैं। तो वेट हैंडलिंग फीस की बात करें तो FBA और सेलर फ्लेक्स में वेट हैंडलिंग फीस में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर अपने स्टैंडर्ड लेवल में है और स्टैंडर्ड साइज के प्रोडक्ट जो है वो अपने बेच रहे हैं, तो सेलर फ्लेक्स में देखिए यहाँ पे लोकल, रीजनल और नेशनल जो है वो 31 रुपये, 40 रुपये और 61 रुपये लग रहे हैं। वहीं पे अगर FBA की भी बात करें तो यहाँ पे देखिए 31 रुपये, 40 रुपये और 61 रुपये जो है वो लग रहे हैं वेट हैंडलिंग फीस स्टैंडर्ड साइज के 500 ग्राम तक। हैवी बल्कि में जो है वो सेलर फ्लेक्स की फीस ज़्यादा है, FBA की जो है वो कम है। तो ज़्यादा डीप हम इनके कंपैरिजन में नहीं जाएंगे। प्राइस कंपैरिजन में जो भी ये चार्ट है, इनके जो भी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो आप क्या है अपने प्रोडक्ट और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में सेलर फ्लेक्स के चार्जेस ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ चीज़ों में जो है वो FBA के चार्जेस ज़्यादा हो रहे हैं। अब ये आप कंपेयर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, और ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। फिर भी अगर मैं कहूँ तो 19-21 का फर्क जो है वो यहाँ पे रहता है। एक और चीज़ है, सेलर फ्लेक्स में हमें टेक्नोलॉजी फीस लगती है, FBA में जो है वो पिक एंड पैक फीस लगती है। लेकिन अगर FBA में हमारी पिक एंड पैक फीस लगती है तो पैकेजिंग मटेरियल वो सब जो है वो FBA की टीम की तरफ से रहता है, मतलब अमेजोन का ही रहता है। वहीं पे अगर बात करें सेलर फ्लेक्स की, तो सेलर फ्लेक्स में हमारी टेक्नोलॉजी फीस तो लगती है, लेकिन उसके साथ साथ अपना पैकेजिंग मटेरियल जो है वो भी हमें यूज़ करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। मान लीजिए अगर अपने 10 से 15 रुपये भी लग रहे हैं बॉक्सेस के, तो वो 10 से 15 रुपये एडिशनल कॉस्ट जो है वो सेलर फ्लेक्स में आएगी अपनी, क्योंकि टेक्नोलॉजी फीस तो वहाँ पे लगी रही है, उसके साथ में पैकेजिंग मटेरियल के चार्जेस जो है वो भी लग रहे हैं। ये तो हो गया फीस का मेन कंपैरिजन जो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कर सकते हो। अगर आप बात करें एनरोलमेंट की, तो एनरोलमेंट दोनों में ही सिंपल सा ही है। FBA में जो है वो आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अपने GST में ऐड करना पड़ता है, जिसके बाद में आप अपना नज़दीकी FBA वेयर हाउस जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे जो है वो अपने प्रोडक्ट्स भेज सकते हैं उसको GST में ऐड करवा के। वहीं अगर सेलर फ्लेक्स की बात करें तो सेलर फ्लेक्स जो है वो एक इन्विटेशन बेस्ड प्रोग्राम है, या फिर अप्रूवल मिलता है उसके बाद में हम सेलर फ्लेक्स साइट जो है वो ऑपरेट कर पाते हैं। सेलर फ्लेक्स लेने से पहले हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे प्रिंटर हो गया, स्पेस हो गया, उसके अलावा पूरी लिस्ट आती है अमेजोन की तरफ से, जैसे पैकेजिंग मटेरियल हो गया, सेलर फ्लेक्स का जो अलग पैकेजिंग मटेरियल रहता है, तो वो सारी चीज़ें हमें जो है वो पहले लेनी पड़ती है, या उनका जो प्रोक्योरमेंट है वो हमें करना पड़ता है। तो ये तो बेसिक कंपैरिजन हो गया दोनों के बीच में। मेन जो है ना वो आता है यहाँ पे डे टू डे ऑपरेशंस का या फिर इन्वेंट्री का। तो अगर पहले बात करें अपने डे टू डे ऑपरेशंस में, तो डे टू डे ऑपरेशंस में देखिए सेलर फ्लेक्स में ना हमें मैन पावर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है FBA के कंपेयर में। अब सेलर फ्लेक्स में हमें ऑर्डर जो है वो खुद प्रोसेस करने पड़ते हैं, उसके बाद में इन्वेंट्री स्टोरेज हमें अपने यहाँ पे रखना पड़ता है, पूरी इन्वेंट्री अपने यहाँ पे मैनेज करनी पड़ती है। तो उसके लिए जो है वो मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए और बाकी सब डे टू डे टास्क के लिए। वहीं पे FBA में क्या होता है कि भाई अपने पास में जैसे ही प्रोडक्ट आए होलसेलर से, उसको सीधा जो है वो FBA वेयर हाउस में भेज देते हैं। तो जितना भी उसका पैकिंग का काम है, ऑर्डर लेना, उसको पैक करना, उसके बाद में डिस्पैच करना, अगर रिटर्न आती है तो वो मैनेज करना, तो वो पूरा का पूरा FBA वेयर हाउस से जो है वो मैनेज होता रहता है। वहीं सेलर फ्लेक्स में जो है वो हमें
मैनेज करना पड़ता है। तो मैन पावर की सेलर फ्लेक्स में यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है FBA के मुकाबले। दूसरी बात करें अगर स्पेस की डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, तो सेलर फ्लेक्स में हमें स्पेस की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इन्वेंट्री जब हम अपनी यहाँ पे स्टोर करते हैं तो हमें रेक्स वगैरह जो है वो लगानी पड़ती है, उसके हिसाब से जो है वो बिन नंबर उनको देने पड़ते हैं, उसके बाद में इन्वेंट्री जो स्टोर करनी पड़ती है। तो एटलीस्ट हमें स्पेस चाहिए, एक अच्छा वेयर हाउस हमें चाहिए जहाँ पे हम बढ़िया तरीके से जो है वो अपने प्रोडक्ट स्टोर कर सकें, उसके साथ साथ जो है वो अपना सिस्टम और बाकी सारी चीज़ें भी लगा सके। जैसे मान लीजिए पैकिंग एरिया हमने बना के रखा हुआ जहाँ पे जो है वो डेली ऑर्डर पैक होते हैं, उसके बाद में पैक होने के बाद में ऑर्डर जो है वो कहाँ पे रखे जाते हैं जब तक वो शिप नहीं होते तब तक। साथ ही साथ पैकिंग मटेरियल के लिए भी जो है वो हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। और सही बताऊँ कई बार तो है ना ऐसा लगता है कि पैकिंग मटेरियल जो है ना वो ज़्यादा स्पेस ले रहा है इन्वेंट्री के मुकाबले, तो यहाँ पे स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है सेलर फ्लेक्स में। FBA में हमें ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही अपने प्रोडक्ट आते हैं, जैसे मान लो होलसेलर से आया, मैन्युफैक्चरर से आया या फिर इंपोर्टर से आया, जैसे ही प्रोडक्ट आया स्टिकर लगाया और सीधा भेज दिया FBA वेयर हाउस में। पूरा जो भी इन्वेंट्री रहेगी वो FBA वेयर हाउस में रहेगी जितने टाइम के लिए वहाँ पे रहेगी। तो स्पेस जो है वो बेसिकली हम Amazon FBA का यूटिलाइज करते हैं। लेकिन FBA में जब हम स्पेस यूटिलाइज करते हैं तो यहाँ पे हमारी फीस भी लगती है, जिसे स्टोरेज फीस बोलते हैं। स्टोरेज फीस जो है वो क्यूबिक फीट के हिसाब से रहती है, तो वहाँ पे जो है वो हमें स्टोरेज फीस देनी पड़ती है। लेकिन फ्लेक्स में जो है वो हमें स्पेस देना पड़ता है, तो स्पेस का भी कुछ रेंट या फिर कुछ इसकी जो वैल्यूएशन होती होगी तो वो हमें जो है वो सेलर फ्लेक्स में लगती है। उसके बाद में डे टू डे मैनेजमेंट वाले काम भी सेलर फ्लेक्स में ज़्यादा रहते हैं FBA के मुकाबले। FBA में तो हमने एक बार प्रोडक्ट भेज दिया, उसके बाद में डे टू डे इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाले काम नहीं है। लेकिन सेलर फ्लेक्स में अपने वेयर हाउस को क्लीन रखना, उसके बाद में अपने प्रोडक्ट की जो है वो केयर टेकिंग करना कि भी प्रोडक्ट अपने सही है, ख़राब तो नहीं हो रहे, सही तरीके से मैनेज है कि नहीं है, उनके स्टिकर जो है वो सही लगे, स्टिकर फट तो नहीं रहे। वो डे टू डे लाइफ की ना छोटी मोटी चीज़ें रहती है जो सेलर फ्लेक्स में जो है वो हमें मेंटेन करनी पड़ती है, जिसके लिए मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। तो डे टू डे ऑपरेशंस में सेलर फ्लेक्स में ज़्यादा हमें एफर्ट डालने पड़ते हैं FBA के मुकाबले, क्योंकि वहाँ FBA में सारी चीज़ें जो वो Amazon के यहाँ से मैनेज होती है। उसके बाद में जो कंपेरिजन का मेन पॉइंट आता है ना, वो आता है दोस्तों इन्वेंट्री। और ये है ना हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। डायरेक्टली अफेक्ट ऐसे करता है कि अगर हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो हमारा बिजनेस जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट में दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं उसकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं रीस्टॉकिंग की। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट अपने Amazon में भेज रहे हैं तो रीस्टॉकिंग में क्या होता है कि FBA में टाइम लग जाता है। आज मेरे पास में प्रोडक्ट आए, उसके बाद में मैं उनके लेबलिंग करूंगा, उनके पे स्टिकर्स लगाऊंगा, उसके बाद में जो है वो एक प्लान क्रिएट करूंगा FBA में भेजने के लिए। Amazon से जो है वो अपॉइंटमेंट लूंगा कि भाई किस अपॉइंटमेंट को जो टाइम को जो है वो मुझे पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट पे जो है वो प्रोडक्ट भेजने हैं। उसके बाद में जो है वो मैं यहाँ से शिप करूंगा। तो इस प्रोसेस में ना 2 से 3 दिन लग जाते हैं। मीनवाइल अगर हमारा प्रोडक्ट वहाँ से आउट ऑफ स्टॉक है या फिर कोई सेल्स चल रही है या कोई फेस्टिवल सीजन है जहाँ पे अपने प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा आ रही है, तो अगर वो 2-3 दिन आउट ऑफ स्टॉक रहता है ना अपना प्रोडक्ट, तो यहाँ पे सेल का लॉस होता है और अपनी रैंकिंग का जो है वो भी लॉस होता है। और ये ऐसा होता ही है, कई बहुत बार हो जाता है कि भाई अपने को टाइम लग जाता है भेजने में और वहाँ से प्रोडक्ट जो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। और 2-3 दिन अगर मान लीजिए अपने पास में 200-300 पीस आए हैं कोई भी प्रोडक्ट के, 2-3 दिन अपने अगर यहाँ पे वेयर हाउस में पड़े रहे या 5-6 दिन अपने यहाँ पे पड़े रहे, तो वो एक तरीके से लॉस ये है कि भी वो इतना पैसा ब्लॉक हो गया 5 से 6 दिनों के लिए, क्योंकि उस पर सेल तो आ नहीं रही। और सेल नहीं आ रही तो वो पैसा ऐसे मान लीजिए कि वो पड़ा ही है हमारे पास में। तो ये यहाँ पे रीस्टॉकिंग है। वहीं सेलर फ्लेक्स की बात करें तो सेलर फ्लेक्स में जैसे ही अपने पास में स्टॉक आता है, स्टिकर लगवा के आधे घंटे में जो है वो हम उसको इनबाउंड करवा सकते हैं, क्योंकि हमें अपने पास में स्टोर करना होता है ना, फटाफट जो है उसको इनबाउंड करवा सकते हैं और इन्वेंट्री जो है वो Amazon वेबसाइट पे लाइव अपनी हो जाती है। उसके बाद में इन्वेंट्री में ही आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जब अपने पास में ज़्यादा SKUs होते हैं, मान लीजिए 500-600 SKUs है या फिर 400 ही मान लीजिए या फिर 300 मान लीजिए, ज़्यादा में ही आते हैं, मान लीजिए इतने SKU अगर हमारे पास में है, तो जब हम Amazon FBA में सारे SKUs भेजेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वहां से मैनेज करना। अब ऐसा तो है नहीं कि भी सभी प्रोडक्ट्स पे अपने इक्वल सेल आएगी। सेल जो है वो फ्लक्चुएट होती है, कम ज्यादा होती है। कभी किसी प्रोडक्ट पे ज्यादा सेल आ गई, कभी किसी पे कम आ गई। 10-15 दिन कोई प्रोडक्ट बिल्कुल भी सेल नहीं हो, फिर उसके बाद में सेल होता है। तो FBA में अगर हमने इन्वेंट्री या फिर अपने पूरा का पूरा स्टॉक वहां पे भेज दिया तो एक तरीके से ना ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने का मतलब कि अगर उस पे सेल आएगी तो वो चलो ठीक है निकल गया, अगर सेल नहीं आएगी तो वो वहां पे पड़ा ही रहेगा। फिर उसके बाद में उसमें से कुछ आउट ऑफ स्टॉक होंगे, कुछ रीस्टॉक करने पड़ेंगे, तो ये चीजें ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और वहीं बात करें सेलर फ्लेक्स की, तो हमारे पास में इन्वेंट्री पड़ी है। अगर कोई प्रोडक्ट के कम ऑर्डर आ रहे हैं, हमें लगता है कि भाई दूसरे सेल्स चैनल के थ्रू से सेल करना है, कोई दूसरे मार्केट प्लेस पे सेल करना है या अपनी वेबसाइट पे सेल करना है या कहीं पे भी एडवर्टाइजिंग करके उसको सेल करना है, तो वो हम कर सकते हैं। तो वहां पे जो वो इन्वेंट्री जो है वो यूटिलाइज हो जाती है। हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सही तरीके से कर पाते हैं। 500 प्रोडक्ट अगर मेरे यहाँ पे पड़े हैं, उनमें से मान लीजिए 100 प्रोडक्ट Amazon पे चल रहे हैं,
400 नहीं चल रहे, थोड़े थोड़े चल रहे, तो मैं उनको दूसरे मार्केट प्लेस पे निकाल सकता हूँ या फिर अपनी वेबसाइट पे निकाल सकता हूँ, किसी भी दूसरे सेल चैनल के थ्रू जो है सेल कर सकता हूँ और अपने हिसाब से जो है वो इन्वेंट्री मैनेज करके रख सकता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में अगर बात करते हैं डैमेज की या फिर रिटर्न की, तो अगर अपना कोई प्रोडक्ट डैमेज होके आता है तो वो अमेजॉन FBA वेयर हाउस में रहेगा, तो उसके लिए हमें जो वो रिमूवल ऑर्डर जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, वापस मंगवाने पड़ेंगे, जिसके हमें चार्जेस लगते हैं। सेलर फ्लेक्स में अगर कोई अपने पास में प्रोडक्ट आता है रिटर्न, अगर डैमेज होके आता है, तो कई बार प्रोडक्ट ऐसा होता है कि आउटर पैकेजिंग ही डैमेज होती है, प्रोडक्ट बेसिकली डैमेज नहीं होता है। तो अगर हमारे पास में डायरेक्टली आया है तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई हम उसकी आउटर पैकेजिंग चेंज करके उसको दोबारा से रीसेल कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जो वो एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। लेकिन अगर FBA में वो वापस आएगा ना आउटर पैकेजिंग डैमेज के साथ में, तो FBA में वो रीसेल नहीं होगा, उसको जो है वो अनसेलेबल इन्वेंट्री में जो है वो डाल देंगे। वहाँ से हमें उसका रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद में हमको अपने यहाँ पे मंगवाना पड़ेगा, उसके बाद में उसकी रीपैकिंग करते हैं या कोई दूसरे सेल चैनल पे अपने सेल करते हैं, वो अपना डिसीजन जो वो रहता है उसके हिसाब से। तो एक तरीके से कुछ इन्वेंट्री जो रिटर्न वाली है वो वहाँ पे ज़्यादा समय तक स्टोर हो जाती है, सेलर फ्लेक्स में जो वो कम समय तक रहती है। हम जल्दी डिसीजन ले सकते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट्स के साथ में हमें क्या करना है। और मान लीजिए गलती से कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो गया, कई बार होते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा रिटर्न आ जाते हैं, तो अगर सेलर फ्लेक्स में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, तो हम क्विक डिसीजन ले सकते हैं उसके ऊपर में, उसको लिस्टिंग जो है वो बंद की और जो भी प्रोडक्ट रिटर्न है उसका हमें क्या करना है वो हम अपने हिसाब से देख सकते हैं। FBA में फिर हमें वही प्रोसेस जाएगी, रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा, सारे वापस मंगवाने पड़ेंगे, टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ आती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। अब दूसरा सीन हम ये लेके चलते हैं कि मान लीजिए अपने पास में प्रोडक्ट कम है, जैसे मान लीजिए 20-25 प्रोडक्ट ही है मेरे पास में, ठीक है, लेकिन उनकी सेल जो है वो ज़्यादा आती है, तो यहाँ पे मेरे लिए FBA जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वो कैसे होगा कि जब कम इन्वेंट्री रहती है ना और सेल ज़्यादा रहती है, तो हमें आइडिया होता है कि भाई एक महीने में अपने इसके 500 पीस बिकने वाले हैं या 400 पीस बिकने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं पूरे महीने के हिसाब से प्लानिंग करके कि भाई 400 पीस उस प्रोडक्ट के लिए और FBA में जो शिप कर दिए। SKU काउंट कम है तो मैनेज करना भी ईजी हो जाएगा। अगर हमें लगता है कि कोई प्रोडक्ट वहाँ से सोल्ड आउट हो रहा है, जल्दी हो रहा है, तो हम उसको जो है वो वापस रिस्टॉक करवा सकते हैं। तो कम इन्वेंट्री के साथ में FBA में मैनेज करना ज़्यादा ईजी होता है और हमारा यहाँ का जो भी बर्डन है ना स्टोरेज करना और वो सारी चीज़ें कम हो जाती है। तो ये FBA में बेनिफिट है। तो सेलर फ्लेक्स में अगर अपने पास में ज़्यादा इन्वेंट्री रहती है तो सेलर फ्लेक्स में अपने को ज़्यादा फायदा रहता है। और अगर अपनी इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री यहाँ पे SKU काउंट की बात हो रही है, SKU काउंट अगर कम है अपने पास में और सेल ज़्यादा आ रही है तो हम FBA में कर सकते हैं। तो हम पहले बेसिकली ऐसा करते थे कि जब अपने सेलर फुलफिल्ड में और FBA में करते थे तो जो नॉर्मल सेल होते थे उनको सेलर फुलफिल्ड में ही रखते थे, और जो ऐसे प्रोडक्ट होते थे 4-5 जो फास्ट मूविंग थे और हमें पता है कि ये निकलने ही वाले अपने 500-1000 पीस महीने के निकल जाएंगे आराम से, तो वो जो है वो FBA में भेज देते थे। एक बार पैक किया और भेज दिया, तो यहाँ का बर्डन जो है वो कम हो गया। तो इस तरीके से हम दोनों को है जो मैनेज कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये डिसीजन लेने के लिए कि भाई हमें सेलर फ्लेक्स में ऑप्ट इन करना चाहिए कि FBA में जो है वो ऑप्ट इन करना चाहिए। अगर हम सही तरीके से इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं तो हम FBA के साथ में जा सकते हैं। अगर हमें लगता है कि FBA वेयर हाउस में हमारी इन्वेंट्री सही मैनेज नहीं हो रही, कुछ प्रोडक्ट ज़्यादा लंबे समय के लिए जो है वो वहाँ पे होल्ड हो रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट जल्दी सोल्ड आउट हो जा रहे हैं, उसके बाद में जो है वो हम उसको रीस्टॉक नहीं कर पा रहे वहाँ पे या फिर वहाँ पे नहीं बेच पा रहे टाइम से, फिर हमें जो है वो सेलर फ्लेक्स में ऑब्टेन करना चाहिए। तो अगर हम इन्वेंट्री सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं FBA वेयर हाउस में, तो यहाँ पे हमारी मैन पावर की, स्पेस की और डे टू डे कामों में जो भी अपना एक्सपेंसेस होता है उन सबकी बचत हो जाएगी। लेकिन अगर हम इन्वेंट्री ही मैनेज नहीं कर पा रहे तो हमारे बिजनेस को ये जो है वो डायरेक्ट अफेक्ट करेगी और हमारी सेल जो है वो कम होगी। उसके बाद में कुछ बेसिक कंपेयर और करके देखिए अपने दोनों के अंदर, तो देखिए कॉस्ट में ऐसा रहता है कि ऑपरेशंस कॉस्ट जो है वो सेलर फ्लेक्स में बढ़ जाती है FBA के मुकाबले, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पर्सन जो है वो यहाँ पे रखने पड़ते हैं अपने वेयर हाउस में, उनकी सैलरी और बाकी सारी चीज़ें जो है वो ऐड हो जाती है। उसके बाद में स्पेस जो है वो हमें बढ़ाना पड़ता है, या फिर जो भी स्पेस अपने यूज़ करते हैं तो उसके भी जो एक्सपेंसेस रहते हैं। उसके अलावा हमें कुछ स्पेशल प्रिंटर लेने पड़ते हैं सेलर फ्लेक्स के लिए, शिपिंग लेबल्स, और ये सारी कॉस्ट जो है वो वहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है सेलर फ्लेक्स में। वहीं अमेजॉन FBA में जो है वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट वहाँ पे बेचते हैं तो हमारा शिपिंग का जो है वो चार्जेस लगते हैं, और जब हम वापस मंगवाते हैं तो हमारे शिपिंग के चार्जेस लगते हैं, रिमूवल फीस लगती है। तो इस तरीके से जो है वो दोनों में फ़र्क रहता है। अब बात करें ना सेल्स की कि भी सेल FBA में ज़्यादा है कि सेलर फ्लेक्स में ज़्यादा है, तो देखिए सेल्स के लिए ना सिर्फ ये एक फैक्टर डिसाइड नहीं करता कि अपनी सेल ज़्यादा होगी कि कम होगी, बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पे कंबाइन होती है। कई बार ऐसा होता है कि भी FBA में जो है वो कस्टमर ऑप्ट इन कर सकता है सेम डे डिलीवरी के लिए या नेक्स्ट डे डिलीवरी के लिए, वो चीज़ें कई बार सेलर फ्लेक्स में जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि सेलर फ्लेक्स में सेलर जो है वो संडे के लिए भी कई बार हॉलीडे के लिए अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद में
कई बार पर्सनल हॉलीडे के लिए भी जो है वो अप्लाई कर देते हैं। सीपीटी टाइम जो है वो कई बार नेक्स्ट डे का आ जाता है कुछ प्रोडक्ट्स में, तो ये एक फैक्टर होता है। उसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो तो है ही है यहाँ पे सेल्स के लिए। तो सेल के लिए ना बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि भाई सेलर फ्लेक्स में आपकी सेल ज़्यादा होगी या एफबीए में जो है वो आपकी सेल ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ये एक बेसिक कंपैरिजन था सेलर फ्लेक्स में और अमेजोन एफबीए में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।